असाइनमेंट, तो हम इसको अलग क्या करना हम होगा? इसे अलग असाइनमेंट, जैसे आपने कहा था इसी डॉक्स को एडिट करके आपने असाइनमेंट करना है, तो हम इसे आप खुद एडिट करके अपना अलग डॉक्स बना सकते हैं। आप अपना बनाएंगे ना, आप अपना पूरा अलग डॉक्यूमेंट है, ये थोड़ी दूंगा मैं आपको। ओके सर। हाँ, आप अपनी मेहनत करेंगे और वो बनाएंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे इसके ऊपर ना, नेगेटिव फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं आपकी एम्प्लॉय को, या जो आपका एम्प्लॉय फेस करता है। उसके बाद हम आते हैं पौधे नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव फिर पहले हमने पॉजिटिव किया, तो हम आएंगे अच्छा, ये असाइनमेंट आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। अपना उसके अंदर आप वर्ड खोलें, वर्ड इंस्टॉल करें और वहाँ से आप कॉपी पेस्टिंग रीवर्डिंग बआसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कुछ लोग कह रहे हैं ना कि उनके पास लैपटॉप नहीं है, तो हमारे पास या जो कुछ कंपनी है उनके पास इस तरह के लोग हैं, इस तरह के वर्कर्स हैं जो कि करते ही काम मोबाइल से हैं। ठीक है, तो ओके सर। अच्छा, उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि नेगेटिविटी इन वर्क प्लेस, इफेक्ट्स ऑफ नेगेटिविटी इन वर्क प्लेस। तो ये भी सेम ही चीज़ है कि जब वर्क प्लेस के अंदर या ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि एम्प्लॉय को नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं, या जो उसका एक्सपीरियंस है उसको नेगेटिव कर देती हैं। तो ये आपके पास आ गया, और नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, फिर नेगेटिव फैक्टर्स। ये आप इनको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप मैच करेंगे कि वाकई ये चीज़ें अप्लाई हो रही हैं इनके हिसाब से या नहीं। अब ये नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट, एक नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट भी पहले क्या था कि वर्क एनवायरनमेंट जो है पॉजिटिव, अगर वो अच्छा होगा तो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा, अगर वो बुरा होगा तो नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करेगा। इसमें हम आ गए नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट की, हमने क्या कर ली, हेडिंग बना दी। हम अपनी तरफ से भी हेडिंग बना सकते हैं, हमें पता हो कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा असाइनमेंट का नेचर क्या है, और यहीं से हमने क्या कर लिया, अपनी तरफ से हेडिंग बना दी। और हम फिर आ गए इसके ऊपर। कुछ चीज़ें इधर से लेंगे, कुछ चीज़ें अलग चीज दूसरी जगहों से लेंगे, या कुछ में जो है ना अगर हमें रिलेवेंट चीज़ें नहीं मिल रही होगी तो हम उसकी जो सर्च क्यूरीज है वो चेंज करेंगे। अब नेगेटिव नेगेटिव फैक्टर्स एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, तो हमारे पास ये कुछ बेहतर चीज़ें आएंगी। इम्पेक्ट ऑफ बेड एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, ये तो इम्पेक्ट की बात कर रहा है, लेकिन हम ये बताएंगे कि वो चीज़ें हैं क्या, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एम्प्लॉय फेस करता है, लाइक बॉस बिहेवियर हो गया, और पुअर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मैकेनिज्म हो गया। अब ये एम्प्लॉय नेगेटिविटी के बारे में ये आपको अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि एम्प्लॉय को नेगेटिव कर देती हैं या उसका एक्सपीरियंस नेगेटिव कर सकती हैं। एम्प्लॉयर चैलेंजेस हो सकते हैं, और
हाँ, एक्सेसिव वर्कलोड हो सकते हैं, यानी ज़्यादा काम अगर आप किसी एम्प्लॉय को देंगे तो उसके लिए एक तो नेगेटिव एक्सपीरियंस होगा और दूसरा वो डीमोटिवेट भी होगा। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आपस में ये अल्टीमेटली कनेक्ट हो रही है एम्प्लॉय मोटिवेशन के साथ। आप इसको अपनी तरफ से भी सर्च कर सकते हैं कि वर्क लोड एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन कर लें आप, ये आपके पास आएगा कि वर्कलोड किस तरह नेगेटिवली मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को। इफेक्ट ऑफ वर्कलोड्स एंड वर्क स्ट्रेस, अच्छा वर्क स्ट्रेस भी आ सकता है, आपका एम्प्लॉय वर्क स्ट्रेस भी फेस कर सकता है। आप इसको यूं भी सर्च कर सकते हैं कि वर्कलोड एंड एम्प्लॉय, तो ये आपके पास सिर्फ वर्कलोड का डेटा आ जाएगा या वर्कलोड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फिर आप उसको जब आप रिवर्ट कर रहे होंगे तो उसको कस्टमाइज या चेंज करके लिखें कि भाई ये एक नेगेटिव फैक्टर है जो कि एम्प्लॉय फेस करता है। और वर्क स्ट्रेस हम कर सकते हैं, वर्क स्ट्रेस। अलग अलग तरीकों से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। अब जिस तरह वर्क स्ट्रेस ऐसे, तो यहाँ पर वर्क स्ट्रेस की डेफिनेशन होगी, एक्सप्लेनेशन होगी। हम क्या करेंगे, सिर्फ डेफिनेशन वगैरह उठाएंगे और उसको साथ में कनेक्ट करेंगे कि वो किस तरह एम्प्लॉय का एक नेगेटिव एक्सपीरियंस बनता है। यहाँ आए हम, अब इन्होंने साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स की बात करी है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए वर्क स्ट्रेस के बारे में। तो हम डेटा को फिल्टर करेंगे, हम देखेंगे कि वर्क स्ट्रेस कहाँ कहाँ पर है, या सिंपल स्ट्रेस कहाँ पर है, स्ट्रेस के बारे में कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। इसी में हमें नहीं मिल रहा, नो इश्यू। हमें असल जो चीज चाहिए वो वर्क स्ट्रेस की चाहिए, यानी वर्क जब एम्प्लॉय काम करता है तो उसको जो वर्क स्ट्रेस फेस करना पड़ता है, उसको एज अ फैक्टर, उसको एज एन एलिमेंट हमने उसके अंदर डिस्कस करना होगा। ये आप, अच्छा ये आ गया एडवर्स इफेक्ट्स। सर स्टूडेंट वेटिंग पे है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और उसके बाद वर्कलोड, वर्कलोड पे हम डेटा उठाएंगे। वर्कलोड एंड वर्कर,
ये हमारे पास आ गया वर्क, वर्क स्ट्रेस पे, ये भी हमारे पास आई हुई है अपना डेटा, यहाँ से भी हम ले सकते हैं। सर हमने उससे पहले ही लिया हुआ है, तो हम सिर्फ और सिर्फ वर्क लोड पे लेंगे। वर्कलोड की कोई हेडिंग नहीं आ रही यहाँ पर। यहाँ पर हम देखेंगे वर्कलोड, हाँ यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया हुआ है इंट्रोडक्शन के अंदर ही, तो हम इसको यहाँ पर एम्प्लॉय वर्कलोड एक एक फैक्टर हम ये भी ले सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रेटजीज टू ओवरकम नेगेटिव फैक्टर्स, नेगेटिव फैक्टर्स के लिए ये आपके पास आ गए 5 स्ट्रेटजीज आ गए। हाउ टू डील विथ नेगेटिव इमोशंस एट वर्क, टिप्स फॉर मिनिमाइजिंग वर्कप्लेस नेगेटिविटी। तो इनमें से आप कोई भी फैक्टर्स उठाएं और उनको आप रिफ्रेश करें। तीन या चार हमने उठा लिए और फिर हम यहाँ हमारे पास ये 1700 वर्ड्स हो गए। इसको हम रिड्यूस करेंगे। ये आपका असाइनमेंट लगभग हो गया। अब हम देखेंगे कि इसका वर्ड काउंट कितना है। यहाँ तक हम आते हैं तो ये 1600 आ रहा है, तो हम इसके अंदर रिड्यूस करेंगे वर्ड काउंट और फिर हम आ गए ठीक है, वर्ड काउंट हम रिड्यूस करेंगे। ऐसा ना कि हम, अच्छा हमेशा हम 200-300 वर्ड्स या 400 वर्ड्स कम रखेंगे या 10% वर्ड काउंट कम रखेंगे। उसका रीज़न ये होता है कि जब हम अ, अपना रिवर्ट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करते हैं। अब हम चेक करेंगे कि वर्ड काउंट कितना है। वर्ड काउंट इंट्रोडक्शन से लेकर यहाँ तक हम देखेंगे, कंक्लूजन तक देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम बताते हैं कि इस असाइनमेंट का पर्पस क्या था और इस असाइनमेंट के अंदर किया क्या गया है, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। ये किसी ने कहा हुआ कि एक्सेप्ट, मैंने उनको कर लिया एक्सेप्ट। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर ऑलमोस्ट। अच्छा, देखिए अभी हमारे कितने हुए हैं, 10 या 15 मिनट लगे हैं इस ऑर्डर पे या इस काम पे, और ये आपकी इसकी डेटा कलेक्शन पूरी हो गई है। तो आप लोग खुद सोचें, जब आप लोगों को ये चीजें समझ में आए या समझ में आ जाए तो आप कितना काम घर बैठे कर सकती हैं, कितना काम आप या कितनी अर्निंग आप लोग कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आपके पास डेटा आ गया ना, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन हमेशा आखिर में लिखा जाता है। फिर से ऑन करें, ठीक है। उसका रीजन ये होता है कि इंट्रोडक्शन में आप लिखते हैं कि आपने इसमें सीखा, सॉरी आप इसमें करेंगे क्या, या आपने इसके अंदर मीडियम बताएं बिल्कुल, आप इसके अंदर कौन कौन सी चीजें कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर दिस ऐसे, अब अगर ऐसे है तो ऐसे लिखेंगे, अगर असाइनमेंट है तो असाइनमेंट लिखेंगे, थीसिस है तो थीसिस लिखेंगे, जो भी नेचर होगा उसके बारे में बताएंगे कि दिस ऐसे इंटेंडेड या द पर्पस ऑफ दिस ऐसे टू डिस्कस द एम्प्लॉय मोटिवेशन इन वर्क प्लेस। यही मकसद है ना कि वर्क प्लेस या ऑफिस के अंदर या कंपनी के अंदर एम्प्लॉय मोटिवेशन का क्या रोल हो सकता है।
ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे दिस essay contains the discussion on employee motivation, intrinsic नहीं, मास्लोस थ्योरी जो भी आप आप उसका पूरा नाम देंगे। फिर फैक्टर्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन आर एक्सपीरियंस एंड द वेज टू ओवरकम द नेगेटिव फैक्टर्स, या नेगेटिव एंड वेज या स्ट्रेटजीज टू ओवरकम द नेगेटिव फैक्टर्स। ये आपके पूरे एसे का आउटलाइन या पूरे एसे को आपने इंट्रोड्यूस कर लिया। रीडर को पता चल गया कि आप आपके एसे के अंदर क्या क्या है। सही है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गई चीजें। उसके बाद जब आप कंक्लूजन की तरफ आते हैं तो कंक्लूजन में क्या करते हैं, यहाँ से कुछ लाइनें कॉपी करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको जो जो चीजें लगे ना कि इम्पोर्टेंट है, ये आपको लगे इम्पोर्टेंट है, और आपको ये लगे कि इम्पोर्टेंट है, ये आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, और ये आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है। और दूसरा कोशिश ये किया करें कि शुरू की लाइन नहीं किया करें, अंदर वाली। सर बीच बीच में से ले सकते हैं जैसे शुरू की लाइन? जी हाँ ना, बिल्कुल ले बीच सकते हैं, कंक्लूजन होता है बीच में से। ओके सर। ठीक है, और उसके बाद इसको आप ले सकते हैं, फिर आप इसको ले सकते हैं, लेकिन आप बीच में से जरूर लें, शुरू में कम लिया करें। बीच शुरू में ही लेंगे ना तो वो जो आपका होगा स्टूडेंट या आपका ट्यूटर, वो बोलेगा कि आपने कॉपी पेस्टिंग करी है। तो इसलिए हम थोड़ा टेक्निकली खेलते हैं ताकि उसको लगे ना, आपके ट्यूटर को या आपके सुपरवाइजर को, कि आपने लाइनें कॉपी पेस्ट मारी है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। कंक्लूजन की पहली लाइन होती है, इट हैज बीन कंक्लूडेड दैट द मोटिवेशन इज व्हाट एक्सप्लेनेशन व्हाई पीपल persons carry on or leave a certain behavior वगैरह। इसको आप रिवर्ट भी करते जाएंगे साथ साथ, लेकिन इतनी रिवर्टिंग करने की जरूरत नहीं कंक्लूजन को। कंक्लूजन या हाँ, कंक्लूजन जब आप उसमें कॉपी पेस्टिंग मार रहे हो ना, तो आपने करना क्या होगा कि सबसे पहले इसकी प्लेजरिज्म रिमूव करनी होगी, उसके बाद आपने कंक्लूजन बनाना होगा। ऐसा ना कि आप प्लेजराइज कंटेंट का कंक्लूजन बनाएं और उसमें आप रिवर्डिंग नहीं करें, नहीं, आपने रिवर्डिंग वगैरह करके रेफरेंसेस वगैरह ऐड करके बाद में ही कंक्लूजन करना होता है। ये तो अभी मैं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को, टाइम हमारे पास कम है बिल्कुल। ये हमारा कंक्लूजन हो गया, और ये हमारे पास वर्ड काउंट कितना आ रहा है, 1568 आ रहा है। वर्ड काउंट हमें और रिड्यूस करना होगा। ठीक है, अब हम आएंगे रीवर्डिंग के ऊपर। किसके ऊपर आएंगे, रीवर्डिंग, यानी रीफ्रेज किस तरह किया जाता है काम को। रीवर्डिंग के दौरान हमने करना क्या क्या होता है। इस पैराग्राफ को रिवर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमने अपनी तरफ से लिखा है। अब यहाँ हम आएंगे और इसको हम डिस्कस करेंगे। मोटिवेशन इज व्हाट एक्सप्लेन्स पीपल आर एनिमल्स, कंटिन्यू वगैरह वगैरह। तो हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि ऊपर हेडिंग किस चीज की है, डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, तो हम बताएंगे कि मोटिवेशन इज डिफाइंड इज व्हाट denotes by persons। आप एक काम करेंगे, एनिमल्स को पहले लेके आएंगे, एनिमल्स आर पर्सन्स
इनिशिएट या स्टार्ट, कैरी ऑन, कंटिन्यू को आपने कैरी ऑन कर लिया, आर लीव अ पर्टिकुलर behavior at a certain time, ये आपकी रिवर्टिंग हो गई। यानी हर दूसरा तीसरा चौथा वर्ड आपने रिवर्ट करना होगा। इसके अंदर जो वर्ब्स होते हैं वो सेम रखे जाते हैं रिवर्टिंग के दौरान, बाकी जो मेन वर्ड्स होते हैं वो सेम, वो उसको चेंज किया जाता है। अब मोटिवेशनल स्टेट्स आर कॉमनली, अब यहाँ पर मोटिवेशनल स्टेट्स को हम क्या कर सकते हैं, स्टेट्स ऑफ या कंडीशंस ऑफ मोटिवेशन, एक ही चीज है, मोटिवेशनल स्टेट्स या मोटिवेशनल कंडीशंस या कंडीशंस ऑफ मोटिवेशन आर जनरली comprehended as factors acting within या playing a role within, अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आप दो सिनोनिम्स या कंपाउंड वर्ड्स उनके साथ आप लगाते हैं, यानी प्लेइंग अ रोल इन या एक्टिंग इन विदिन द एजेंट या विदिन एजेंट आप रखें, व्हिच डेवलप, क्रिएट को आपने डेवलप कर लिया, डिस्पोजिशन कर लिया, टू एंगेज, डिस्पोजिशन का आप कोई सिनोनिम निकालेंगे या अनरेस्ट कर लेंगे, यानी अनरेस्ट करती है ना आपको मोटिवेशन, ताकि आप उसको काम करने के लिए एंगेज हो जाएं। तो गेट एंगेज्ड करें या गेट इन्वॉल्व करें, ठीक है, इन्वॉल्व इन गोल डायरेक्टेड इन अ बिहेवियर दैट इज गोल डायरेक्टेड करें या इसको ओरिएंटेड करें। बात समझ में आ रही है कि हम रीवर्डिंग किस तरह कर रहे हैं। और जी सर। it is often held that different mental states, यानी it usually occurs, often held को हमने क्या कर लिया, usually occurs that, यानी पैसिव को हमने क्या कर लिया, एक्टिव कर लिया, और वर्ड्स भी चेंज कर लिए, that various mental states compete with each other, that various स्टेट्स ऑफ माइंड कर लें या कंडीशंस ऑफ माइंड कर लें, ऑफ माइंड, मेंटल को आपने क्या कर लिया, माइंड, मेंटल का मतलब यही होता है ना कि माइंड से रिलेटेड, माइंड कंटेन्ड विथ ईच अदर, ठीक है, एंड दैट ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट and only the powerful state करेंगे, यहाँ कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि आपने पहले वर्ड कंडीशन यूज किया है, तो आप बताएंगे कि यहाँ पर कंडीशन पावरफुल, स्ट्रॉन्गेस्ट को आपने पावरफुल कंडीशन कर दिया, गाइड्स द बिहेवियर, ये डिटरमाइंस द बिहेवियर, या डिटरमाइन को आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं the behavior. This means that we can be motivated. It indicates that we की जगह हम people करेंगे, we, I, you, your, us, our, ये वर्ड्स हम यूज नहीं करते। आ रही बात समझ में? अच्छा, ये जो नंबरिंग होती है ये हम डिलीट करते हैं, ये जो छोटे छोटे नंबर्स आते हैं ना, it indicates that we can, नहीं, humans can be motivated को are motivated to do something को हम करेंगे
टू परफॉर्म सम वर्क, समथिंग को हम सम वर्क करेंगे विदाउट एक्चुअली डूइंग इट, विदाउट एक्चुअली को आप कोई सिनोनिम इसका निकालेंगे। सिनोनिम हम इसमें रियली कर सकते हैं, एसेंशियली कर सकते हैं। एसेंशियली परफॉर्मिंग इट करेंगे, डूइंग की जगह पर हम परफॉर्म का वर्ड भी तो यूज कर सकते हैं ना। द पैराग्मेटिक मेंटल स्टेट प्रोवाइडिंग मोटिवेशन इज डिजायर, हम इसको रिवर्ट कर सकते हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, एक सवाल। Desire is produced is a result of pragmatic mental position which provides motivation to the human या टू द एम्प्लॉय। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब आपकी असाइनमेंट HR से रिलेटेड होती है तो अब आप उसको HR का कॉन्टेक्स्ट देते हैं। अगर जनरल होती है तो हम जनरल उसको बताते हैं कि जनरली क्या होगी। फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि हमारा ये असाइनमेंट है HR का, तो हम बताएंगे कि टू द ह्यूमन रिसोर्सेस या टू द एम्प्लॉयज, ठीक है, या टू द मार्केटियर्स। अगर मार्केटिंग का है तो हम करेंगे टू द मार्केटियर्स, अगर फाइनेंस का है तो टू द फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, ठीक है, या प्रैक्टिशनर्स। तो हम क्या करेंगे, HR का है तो हम एम्प्लॉयज भी कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी कर सकते हैं, बट वेरियस अदर स्टेट्स, बट को हम हाउएवर भी कर सकते हैं। हाउएवर डिफरेंट अदर कंडीशंस लाइक को हम कर सकते हैं सच एज, फॉर एग्जांपल सच एज बिलीव्स अबाउट व्हाट वन ऑफ टू, व्हाट वन की जगह आप ये है कि व्हाट अ पर्सन, इससे मुराद ये है कि हम किसी शख्स के ऊपर के बारे में बात करना चाह रहे हैं। व्हाट अ पर्सन ऑफ को मस्ट टू परफॉर्म our intention may also provide motivation या generate the motivation। आपको पैराफ्रेजिंग समझ में आ गई? यस सर। सर यहाँ पर आवाज आ कोई रही है आपको सवाल? सर? यहाँ पर कोई सवाल है आप लोगों को? अच्छा, मैं एक मेकअप क्लास रखना चाह रहा हूँ जिसके अंदर हम ये चीजें कंप्लीट करें कि सर पैराफ्रेजिंग। आप ना आज ही रख लें, आज ही रात को, मतलब 1 या आधा घंटे का आज ही रख लें। सब लोग मुत्तफिक हैं? बता दो सब लोग। हाथ हाथ आप अपना ऊपर करें और बता दें। चलो ठीक है, सही है। वेटिंग रूम में कोई है क्या अभी? वैसे आप लोगों को समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है या नहीं? जी सर, हो रहा है। ठीक है, असल मकसद मेरा यही है। यानी पैराफ्रेजिंग के दौरान एक तो आपने डेटा आपको मिल गया और उसके बाद आप उसको मोल्ड करेंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे। सर ये इंट्रोडक्शन इतना सही है, इतने वर्ड्स का सही है, लाइक काफी आपने 3 काफी है, लाइंस दिए ना, तो इतना ठीक होगा वो इंट्रोडक्शन। बिल्कुल। इसको हम मजीद एक्सपेंड कर सकते हैं, मैंने तो बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है क्योंकि टाइम इतना कम है। जी टाइम कुछ भी नहीं है आप लोगों का।
तो जी दिस essay is intended to discuss employee motivation in वर्क प्लेस। और उसके बाद आप बता सकते हैं, इसमें तो मैंने सेक्शन भी कम कम बताए हैं। This essay contains discussion of employee motivation and definition of the employee motivation, definition of motivation, Maslow's hierarchy of needs theory. It also includes the discussion या critical evaluation of extrinsic motivation and intrinsic motivation। तो इस तरह ये एक्सपेंड हो सकता है, लेकिन मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तो क्लास आप लोगों का बहुत लिमिटेड है, तो इस वजह से मैंने इसको कम किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम रेफरेंसेस के ऊपर आते हैं। 5 मिनट लूंगा मैं आपके मजीद। अच्छा, रेफरेंसेस करने का तरीका ये होता है कि इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इसमें हमने वर्किंग करी है। रेफरेंसेस करने का तरीका ये होता है कि हम व्यू में जाते हैं। कहाँ जाएंगे? हम व्यू में गए और इसको ब्रेक किया, फाइल को स्प्लिट किया। क्या किया? स्प्लिट हो गया। और अब हम आएंगे इन हेडिंग्स के ऊपर, और यहाँ पर ये जो नीचे वाली स्प्लिट है या नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पर रेफरेंसेस की हेडिंग लिखेंगे। अगर नहीं लिखी हुई, लेकिन इसमें लिखी हुई है तो इसमें कोई जरूरत नहीं है। ये जैसे ही आ गए, फिर हम जाएंगे गूगल क्लासरूम के ऊपर, नहीं उसमें अपना गूगल स्कॉलर के ऊपर। डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन को कर लिया आपने कॉपी, और यहाँ इसको पेस्ट कर लिया, या सिंपल हम इसको करेंगे एम्प्लॉय मोटिवेशन, क्योंकि हम एम्प्लॉय मोटिवेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आपके पास ये एम्प्लॉय मोटिवेशन से रिलेटेड रेफरेंसेस आ गए। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ पर जब हम लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो गूगल स्कॉलर का एक अपना नाम नजर आता है, फिर उसके नीचे आर्टिकल्स, एनी टाइम, सिंस 2021 और सिंस 2020, और उस तरह जो है ना लास्ट 5 इयर्स का हमें ऑप्शन देता है। उसके नीचे एक होता है कस्टम रेंज। कस्टम रेंज के अंदर हम गए, इसमें हमारी मर्जी है कि कौन से साल से लेकर कौन से साल तक हम ले लें। फॉर एग्जाम्पल हम 2016 से ऑनवर्ड्स लेते हैं, यानी 2021 तक। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक 2021 तक हो जाएगा। तो आपके पास ये जितने भी रेफरेंसेस होंगे वो 2000 या तो 16 के होंगे, या तो 17 के होंगे, या तो 18 के होंगे, या तो 19 के होंगे, या तो 21 के होंगे। 2015, 14, 13, 12, 11 का कोई रेफरेंस आपके पास नहीं होगा। आपके पास जो भी रेफरेंसेस होंगे वो 2016 से आगे के होंगे। और अगर आप चाहें तो 2016 से 16 तक ही आप करें, तो आप 2016 तक भी कर सकते हैं। और जब आप देखेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये जो रेफरेंसेस होंगे वो 2016 के ही होंगे। कोई भी रेफरेंस 2017 का या 2015 का नहीं होगा। ठीक है, हमने इसको यहाँ से रिमूव किया और यहाँ पे इसको जनरल लगा दिया। दूसरा ये होता है कि 2000 ये अपनी तरफ से भी ऑप्शंस देता है। 2021 के ही आपको चाहिए तो 2021 के आपको देगा। 2017 से या 2020 से ऑनवर्ड्स आगे वाले चाहिए तो वही आपको देगा। 2017 से आगे के चाहिए वो आपको देगा। हमें या एकेडमिक राइटिंग के अंदर 2017 से या जो पिछले 5 साल हैं उनके अंदर जो रेफरेंसेस आते हैं, यानी अपडेटेड या न्यू रेफरेंसेस, न्यू स्टडीज आती हैं, न्यू आर्टिकल्स, न्यू बुक्स आते हैं, तो उनको हमें यूज करना होता है, किसी पुराने को नहीं करना होता। हाँ, रेयर केसेस में हम पुराने रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं, पिछले 10 सालों के, पिछले 20 सालों के। अब हमने 2017 को का इसको फिल्टर लगाया। उसके बाद ये जो कॉलम्स आ रहे हैं आपको नजर, इनको हम क्लिक करेंगे तो
बेतहाशा ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। MLA है, APA है, शिकागो है, हार्वर्ड है, वैंकूवर है। ज्यादातर जो बाहर की दुनिया में रेफरेंसिंग स्टाइल यूज होता है वो हार्वर्ड होता है, उसके बाद APA होता है। अच्छा, APA आपके पाकिस्तान में भी फॉलो होता है। हार्वर्ड को हमने लिया, कॉपी किया इसको, या किसी और रेफरेंस को उठाते हैं। अच्छा, जो रेफरेंस आपके रिलेवेंट होंगे तो वो बोल्ड में शो होंगे, उनका टाइटल भी बोल्ड होगा और उनके अंदर भी वो वर्ड्स बोल्ड में होंगे। तो आपको यहाँ से अंदाजा लग जाएगा कि आपका या आपके काम का रेफरेंस कौन सा है। ये पूरा रेफरेंस आपने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ आ गए रेफरेंस लिस्ट में। जब आप रेफरेंस लिस्ट में जाएंगे तो इस रेफरेंस का ये टाइटल भी आपके पास आ रहा होगा, ये जर्नल का नाम या पब्लिकेशन का नाम भी आपके पास आ रहा होगा, जर्नल का इश्यू भी आपके पास आ रहा होगा और इसके पेज नंबर्स भी आपके पास आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपने जो रेफरेंस देना होगा वो सिर्फ ऑथर और ईयर देना होगा। क्या देना होगा? ऑथर और ईयर। ये ईयर है और ये ऑथर। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये 3 4 5 ऑथर्स आते हैं। जब 2 से ज्यादा ऑथर्स होते हैं तो हम पहला ऑथर का नाम देकर ईटर लिख देते हैं और ईयर डाल देते हैं। अब इस पैराग्राफ के अंदर बीच में जाके हम कहीं भी साइट एड कर लेंगे, साइटेशन ब्रैकेट लगाए और ऑथर का नाम लिखा, ईटर लिखा, ईटर डॉट कॉमा लिखा 2019। एक रेफरेंस ये हो गया। उसके बाद मास्लोज हायरार्की नीड्स थ्योरी के बारे में हम रेफरेंस उठाएंगे। सर कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? शाम हम शाम 5 बजे हम ले सकते हैं ये क्लास? हेलो, जी सर। यहाँ आप लोगों के क्लासेस कब खत्म होते हैं? सर 1 बजे तक। 2 बजे ले सकता हूँ? सर 2 बजे तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा। 3 बजे, 3 से 4 तक हम ले सकते सर हैं? शाम में ही ले लें। सर शाम में ना बेहतर होगा क्योंकि सब फारिग भी हो जाएंगे, आराम से बिजी होते हैं ना फिर वो क्लासेस वगैरह लेकर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, हम रेफरेंसेस उसमें अगली क्लास में सीखेंगे। जी सर, रेफरेंस समझ भी नहीं आ